नमस्कार। हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था और कर्म सिद्धांत। मतलब इनके बीच क्या कोई वैचारिक संबंध था? हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस पर काफी रोशनी डालते हैं। कुछ बातें शायद आम समझ से थोड़ी अलग भी हों। तो मुख्य सवाल यही है ना, कि क्या वर्ण व्यवस्था हमेशा से ही जन्म पर आधारित थी या फिर व्यक्ति के कर्म, उसके गुण, इनकी भी कोई भूमिका थी? चलिए थोड़ा गहराई से देखते हैं इन स्रोतों को। हाँ, बिल्कुल। और जब हम स्रोतों को देखते हैं, खास तौर पर अगर हम आरंभिक वैदिक काल की बात करें, तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। ऐसा लगता है कि उस दौर में वर्ण का आधार व्यक्ति के गुण और कर्म माने जाते थे। गुण और कर्म? हाँ। अच्छा, गुण से मतलब जैसे वो सत्व, रजस, तमस वाले गुण? हाँ, वही। व्यक्ति की आंतरिक प्रवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, सत्व है, रजस है या तमस है। मतलब ज्ञान की तरफ झुकाव है या कर्मठता ज्यादा है या फिर थोड़ी जड़ता है। समझ गई। ये तो हुई नैसर्गिक प्रवृत्ति। हाँ। और कर्म? कर्म का मतलब उनके काम से था? बिल्कुल। कर्म यानी व्यक्ति का कार्य, उसकी योग्यता, समाज में उसका क्या योगदान है। तो जो शुरुआती सोच थी वो ये थी कि व्यक्ति के गुण और उसके कर्म, ये दोनों मिलकर तय करेंगे कि उसका वर्ण क्या है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये समाज को चलाने के लिए एक कार्यात्मक वर्गीकरण जैसा था। ये तो वाकई काफी अलग है आम धारणा से। और मुझे याद आ रहा है, भगवद गीता में भी तो कुछ ऐसा ही है। अध्याय 4 में वो श्लोक। हाँ हाँ बिल्कुल। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मतलब मैंने चारों वर्ण गुण और कर्म के विभाजन के आधार पर रचे हैं। हाँ, वही। हालांकि गीता तो वैदिक काल के काफी बाद की है, मतलब महाभारत काल की। सही कहा, ये बाद का ग्रंथ है, पर ये गुण और कर्म वाले सिद्धांत को बल जरूर देता है। और स्रोत ये भी बताते हैं कि आरंभिक वैदिक काल में ये व्यवस्था काफी लचीली थी। लचीली मतलब ऐसा नहीं था कि जिस वर्ण में जन्म हो गया बस वही अंतिम है। पत्थर की लकीर नहीं थी। कर्म या योग्यता के आधार पर वर्ण बदल भी सकता था। अच्छा, क्या इसका कोई उदाहरण भी मिलता है स्रोतों में? हाँ, सबसे जाना माना उदाहरण तो ऋषि विश्वामित्र का है। ओ हाँ, विश्वामित्र, वो तो क्षत्रिय कुल में जन्मे थे ना? बिल्कुल। जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन अपनी तपस्या, अपने ज्ञानार्जन के बल पर उन्होंने ब्रह्मर्षि का दर्जा पाया, यानी वो ब्राह्मण माने गए। तो ये संभव था। अब सवाल ये है कि ये कितना आम था? क्या विश्वामित्र जैसे उदाहरण बस अपवाद थे? ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि कितना आम था। हो सकता है अपवाद रहे हों, लेकिन स्रोत कम से कम इस संभावना को नकारते नहीं है। ये दिखाता है कि व्यवस्था में एक तरह का लचीलापन तो था उस वक्त। तो फिर सवाल उठता है कि अगर शुरुआती व्यवस्था इतनी लचीली थी, गुण कर्म पर आधारित थी, तो ये जो धारणा है कि वर्ण पूरी तरह जन्म से जुड़ा है, ये इतनी मजबूत कैसे हो गई? ये बदलाव कब आया? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत बताते हैं कि ये बदलाव धीरे धीरे आया, एकदम से नहीं। खासतौर पे उत्तर वैदिक काल और उसके बाद के समय में समाज जैसे जैसे ज्यादा जटिल होता गया, शायद वंशानुगत पहचान और सामाजिक स्थिरता के लिए जन्म को आधार बनाना ज्यादा आसान लगने लगा होगा। अच्छा। और फिर स्मृतिकारों का दौर आया, जिन्होंने सामाजिक नियमों कानूनों को लिखा, संहिताबद्ध किया। उनके समय तक आते आते ये व्यवस्था काफी हद तक कह सकते हैं कठोर हो चुकी थी। जन्म का महत्व बहुत बढ़ गया था। तो ये बाद विकास था, मतलब जो मूल विचार था उससे हटकर। हाँ, कह सकते हैं। और इस ऐतिहासिक संदर्भ को आज भी देखा जा रहा है। शायद मैंने कहीं पढ़ा था कि मद्रास उच्च न्यायालय ने भी हाल में कुछ कहा था इस बारे में। हाँ, वो एक दिलचस्प टिप्पणी थी। न्यायालय ने इसी बात पर जोर दिया कि आज हम जिस जाति व्यवस्था को देखते हैं वो एक अलग चीज है। उसका अपना एक सामाजिक ऐतिहासिक विकास है। उसे सीधे प्राचीन वर्ण व्यवस्था से जोड़ना शायद पूरी तरह सही नहीं है। न्यायालय का मानना था कि वर्ण व्यवस्था की जो मूल परिकल्पना थी वो जन्म आधारित ऊंच नीच की बजाय कर्म या व्यवसाय पर आधारित विभाजन की ज्यादा थी। तो अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखें तो सार यही निकलता है ना, कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का जो मूल विचार था वो व्यक्ति के गुण और कर्म पर आधारित था। उसमें कुछ हद तक लचीलापन भी था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सामाजिक और शायद राजनीतिक कारणों से ये व्यवस्था कठोर होती गई और जन्म आधारित बन गई। बिल्कुल सही। जो आज का स्वरूप है वो उस मूल अवधारणा से काफी अलग हो गया। हाँ। और ये पूरी चर्चा हमें गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। किस तरह के सवाल पर?
यही कि किसी भी सामाजिक संरचना या विचार की जो मूल अवधारणा होती है और फिर उसका जो ऐतिहासिक विकास होता है या जो उसका आज का स्वरूप है, इन दोनों के बीच जो अंतर आ जाता है उसे समझना कितना जरूरी है। इस अंतर को अगर हम पहचानें तो शायद सामाजिक व्यवस्थाओं और उनके बदलावों को देखने का हमारा नजरिया भी बदल सकता है। मतलब सिद्धांत और व्यवहार में समय के साथ जो फर्क आ जाता है उसे समझना। हाँ, और ये क्यों आता है, कैसे आता है, ये वाकई सोचने वाली बात है।